मैं प्रकाश चंद चौरसिया, रघुनाथ नगर कॉलोनी, 12 पत्थर, सिवनी, जिला सिवनी से। आज हम कृतिका भाग 1 इस जल प्रलय में, और जो कक्षा 9वीं के लिए है, और कक्षा 12वीं आरोह भाग 2 जो पुस्तक है उसमें पहलवान की ढोलक पाठ के रचनाकार आंचलिक उपन्यासकार फणीश्वर नाथ रेणु जी का जीवन परिचय पढ़ेंगे, और जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए, फणीश्वर नाथ रेणु, जिनका जन्म 4 मार्च सन 1921 को ग्राम औराही हिंगना, जिला अररिया, और ये पहले जिला पूर्णिया में आता था, अब अररिया में आता है, बिहार में इनका जन्म हुआ था। इनके पिता का नाम शीलानाथ मंडल और माता का नाम पाणो देवी था। इनके पिता भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रहे हैं। इन्होंने 3 शादियाँ की। फणीश्वर नाथ रेणु जी ने 3 शादियाँ की। पहली रेखा रेणु, दूसरी पद्मा रेणु और तीसरी लतिका रेणु। पद्मा रेणु और लतिका रेणु बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ रहा करती थी। आपकी एक प्रमुख रचना है मारे गए गुलफाम। इस पर हिंदी की प्रसिद्ध फिल्म तीसरी कसम बनी थी। और पंच लाइट एक और कहानी इनकी है जिसमें दूरदर्शन के लिए एक लघु फिल्म बनी थी। तो ये इनका ये है। इसके साथ आपका जो प्राथमिक शिक्षा हुई है फरबिसगंज अररिया में अपनी प्राथमिक शिक्षा हुई। इंटर की परीक्षा के लिए काशी विश्वविद्यालय से आपने इंटर की परीक्षा पास की। मैट्रिक शिक्षा के लिए आप नेपाल चले गए और वहाँ पर एक कोयराला परिवार के साथ रहकर आपने अपनी मैट्रिक की शिक्षा पूर्ण की। ग्रेजुएशन आपने पटना स्थित विश्वविद्यालय से अपना ग्रेजुएशन किया और वहीं से छात्र राजनीति में भी सक्रिय भी हो गए, और आगे गांधी जी के भारत छोड़ो आंदोलन में भी आपने सक्रिय रूप से भाग लिया। तो ये था। और 11 अप्रैल सन 1977 को पटना में आपकी मृत्यु हो गई। तो ये इनका व्यक्तिगत परिचय था। आगे हम देखेंगे रचनाओं की। अगर हम बात करें तो रचना में उपन्यास मैला आंचल, परती पर कथा, जुलूस, दीर्घ तपा, कितने चौराहे, पलटू बाबू रोड, ये इनकी प्रसिद्ध उपन्यास रही। इसमें जो मैला आंचल उपन्यास थी, इनका पहला उपन्यास था जो बहुत प्रसिद्ध हुआ, और इनको इसी उपन्यास से बहुत ख्याति प्राप्त हुई, और इसी उपन्यास के कारण आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला। संस्मरण की अगर हम बात करें तो ऋण जल धन जल, दूसरा है वन तुलसी की गंध, तीसरा है श्रुत अश्रुत पूर्व, और कहानी संग्रह की बात करें तो ठुमरी, अगिनखोर, आदिम रात्रि की महक, प्रसिद्ध कहानियाँ, दोपहर की धूप और अच्छे आदमी, ये इनकी प्रसिद्ध कहानियाँ रही हैं। प्रसिद्ध कहानियों में ठेस, तबे एकला चलो रे, संबदिया, मारे गए गुलफाम। मारे गए गुलफाम ये वही है। इसी पर तीसरी कसम एक हिंदी फीचर फिल्म बनी। तीसरी कसम हिंदी फीचर फिल्म बनी। पहलवान की ढोलक जो वर्तमान में आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, लाल पान की बेगम, और पंच लाइट जिसमें एक लघु फिल्म भी बनी थी। रिपोर्टाज की अगर बात करें तो नेपाली क्रांति की कथा इनकी रिपोर्टाज है, और इसके साथ रेणु रचनावली जो 5 खंडों में बनी थी, वो भी इनकी एक प्रमुख रचना के रूप में है। यहाँ पर आपको कम से कम 4-5 रचनाएं कंठस्थ कर लेना है ताकि आप उनको लिख सकें। अगला आगे देखिए हम फणीश्वर नाथ रेणु की साहित्यिक विशेषताएं। पहला है इसमें समाज का यथार्थ चित्रण। फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचनाओं में ग्रामीण जीवन का यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। समाज में जो 2 वर्ग थे, एक शोषक वर्ग और शोषित वर्ग, इसमें जो शोषित वर्ग है, ग्रामीण अंचलों का जो वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, उनका बिल्कुल यथार्थ चित्रण इन्होंने अपनी रचनाओं में किया है। दूसरा है शोषित वर्ग से संवेदना। आप प्रगतिवादी विचारधारा के रचनाकार रहे हैं, और समाज में जो 2 वर्ग थे, शोषित वर्ग और शोषक वर्ग, तो शोषित वर्ग के प्रति आपकी संवेदनाएं थी,
और संवेदना का भाव रखते हुए उनके जीवन के यथार्थता को आपने जनमानस तक पहुंचाने का प्रयास किया और जनमानस के सामने उनके यथार्थ जीवन का चित्रण इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। तीसरा है शोषक वर्ग के प्रति विरोध। आपने अपनी रचना में जो शोषक वर्ग था, पूंजीपति वर्ग है, उनके क्रियाकलापों का उजागर किया और कैसे वो शोषण करके शोषित वर्गों को और कमज़ोर बनाता है, इसका बड़ा सुंदर चित्रण किया है। चौथा है साम्यवादी एवं मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित। आप समाज के दो वर्ग, पूंजीपति जो शोषक वर्ग था और शोषित वर्ग जो गरीब वर्ग था, जो ग्रामीण वर्ग था, उन दोनों के बारे में आपने अपनी रचनाओं में स्थान दिया। आपकी ये जो विचारधारा थी वो साम्यवादी, प्रगतिवादी और मार्क्सवादी विचारधारा रही है और ये मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित रहे और यही कारण है कि इन्होंने अपनी रचनाओं में मार्क्सवादी विचारधारा से प्रभावित होकर शोषण को दूर करने के लिए इस विचारधारा को अपनाने की बात कही है। अगला देखें, लोक जीवन का चित्रण। आपकी रचनाओं में लोक जीवन, खासतौर पर ग्रामीण जीवन का बड़ा यथार्थ चित्रण देखने को मिलता है। अगला है मानवतावादी दृष्टिकोण। आपकी रचनाओं में ऊंच नीच, अमीरी गरीबी से हटकर मार्क्सवादी और मानवतावादी दृष्टिकोण स्पष्ट परिलक्षित होता है। प्रकृति चित्रण। चूँकि आपकी जो रचनाएं थी वो ग्रामीण अंचल से एवं ग्रामीण जनों से संबंधित थी, तो आपकी रचनाओं में गांव की जो प्रकृति थी उसका चित्रण भी सहजता से देखने को मिल जाता है। ये इनकी साहित्यिक विशेषता अगर आती है तो इसके साथ ये जो भाषा और शैली है ये पॉइंट और इसके साथ भाषा और शैली के पॉइंट भी आपको लिखना है। और अगर जीवन परिचय आता है तो फिर बाकी सारी चीज़ें हैं कि 2 रचनाएं और ये लिख सकते हैं। आगे हम देखें इनकी भाषा। अगर हम भाषा की बात करें तो इनकी जो भाषा थी वो आम बोलचाल की खड़ी बोली इनकी रचनाओं की भाषा रही है। आम बोलचाल की भाषा को इन्होंने लिखने का प्रयास किया। दूसरा है तद्भव एवं देशा शब्दों का प्रयोग। तद्भव एवं देशज शब्दों का प्रयोग। इनकी रचनाओं में तद्भव और देशज शब्द सर्वाधिक मात्रा में मिलते हैं, अर्थात इनका जो ग्रामीण जन था, ग्रामीण जैसी भाषा को बोलता था वैसे ही इनकी रचनाओं में शब्द देखने को मिलते हैं। तीसरा अगर है ग्रामीण लोकोक्ति एवं मुहावरों का प्रयोग। ग्रामीण अंचल में जो लोकोक्ति और मुहावरों का प्रयोग जनमानस करता था उनका ही इन्होंने अपनी रचनाओं में प्रयोग ज़्यादातर किया है। अगला देखें हम पॉइंट भाषा का अंतर्गत अंग्रेजी भाषा के क्लीन से, भारी बोल आदि शब्दों का भी प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। मतलब एक तरफ तो देशज शब्दों की प्रचुरता तो थी, लेकिन अंग्रेजी के कुछ शब्द भी इनकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिलते हैं। उर्दू भाषा के भी कुछ शब्द 5वें नंबर पर पॉइंट है। उर्दू भाषा के भी शब्द जैसे गोश्त, हुकूमत, जमायत आदि उर्दू के शब्द भी इनकी रचनाओं में सहजता से देखने को मिल जाते हैं। आपकी रचनाएं, 6वां पॉइंट है, आपकी रचनाओं में पात्र ग्रामीण एवं अशिक्षित होते थे। मतलब आपके जो रचनाएं थी उनमें जो पात्र होते थे आपके ग्रामीण होते थे और अशिक्षित होते थे, जो गांव में बोले जाने वाले शब्दों का प्रयोग करते थे। तो उनके जो शब्द थे वही शब्द को इन्होंने अपनी रचनाओं में उपयोग किया है और इसके कारण इनकी रचनाओं की भाषा में मिठास एवं अपनापन लगने लगता है। अर्थात ऐसा लगता है कि हम निश्चित तौर पर ग्रामीण अंचल में ही रह रहे हैं और उनकी भाषा को बोल रहे हैं। अगला है आपकी भाषा में ग्रामीण अंचल एवं ग्रामीण संस्कृति को सजीव करने की अद्भुत क्षमता है। अर्थात इनकी जब ये भाषा है, इनकी रचनाएं जब देखते हैं हम तो ऐसा लगता है कि हम एक सजीव जीवन को देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं। तो ये इनकी भाषा की हो गई। शैली की अगर हम बात करें तो शैली में इनकी जो शैली थी, नंबर 1 वर्णनात्मक शैली। वर्णनात्मक शैली अर्थात वर्णनात्मक शैली में इस शैली का प्रयोग कथा वस्तु को स्पष्ट करने, घटनाओं व चरित्र चित्रण के विकास में किया गया है। जैसे पहलवान की ढोलक कहानी में लुट्टन के चरित्र के विकास के लिए इस शैली का प्रयोग देखने को मिलता है। दूसरा अगर हम बात करें तो मनोवैज्ञानिक शैली मतलब पात्रों के मन में होने वाले अंतर्द्वंद
को चित्रित करने के लिए इस शैली का प्रयोग आपने किया है। यह शैली पंचलाइट कहानी में मुनरो के चरित्र में हमको सहजता से देखने को मिलती है। तीसरा है भावात्मक शैली। भावात्मक शैली आप मानव जीवन से संबंधित विभिन्न भावनाओं को सशक्त अभिव्यक्त करने में पूर्ण सफल रहे हैं। आपकी प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम, जिसमें तीसरी कसम फिल्म का निर्माण हुआ है, में हीरामन और हीराबाई के प्रेम की कथा को आपने बड़े भावुक ढंग से उजागर किया है। तो इनकी शैली भावात्मक शैली भी देखने को मिलती है। चौथी अगर रिपोर्टाज शैली अर्थात आपकी कथा शैली में रिपोर्टाज शैली का नितांत मौलिक प्रयोग किया गया है। किसी स्थान विशेष या घटना को रिपोर्टाज के रूप में लिखा जाता है। यह रूप नेपाली क्रांति की कथा में देखने को मिलता है। पांचवा है हास्य व्यंग्य शैली। ग्रामीण जीवन की विषमताओं, रूढ़िवादियों, वर्गगत वैमनस्यता आदि पर व्यंग करते हुए इस शैली को अपनाया गया है। यह शैली पंचलाइट कहानी में ग्रामीण के दो गुटों को परिलक्षित करती हुई दिखाई देती है और उनके मध्य में होने वाले जो हास्य व्यंग है उसको बड़ा सुंदर ढंग से इस पर प्रस्तुत किया गया है। और आखिरी है बिंबात्मक शैली अर्थात वातावरण के यथार्थ चित्रण उभारने में इस शैली का प्रयोग किया गया है। जैसे जाड़े के दिन, अमावस्या की रात ठंडी और काली, ये बिंबात्मक शैली उसका प्रयोग यहाँ पर किया गया है। तो ये हो गई इनके शैली की बात करें। अब साहित्य में स्थान की अगर हम बात करें तो आंचलिक कथा की नींव रखने वाले फणीश्वर नाथ रेणु जी हिंदी साहित्य के एक प्रतिष्ठित साहित्यकार हैं। आपने ग्रामीण अंचल को अपनी रचनाओं की पृष्ठभूमि बनाया, अर्थात ग्रामीण अंचल में जो रहने वाले लोग थे उनका जीवन, उसको ही इन्होंने अपनी रचनाओं की पृष्ठभूमि बनाया तथा निम्न वर्गीय, दलित, शोषित ग्रामीण जनों को अपनी साहित्य रचना का विषय बनाया। तो ग्राम में रहने वाले जो निम्न वर्ग के लोग थे, दलित थे, शोषित थे और जो ग्रामीण जन थे, उनको ही उन्होंने अपनी साहित्य रचना का एक मूल विषय बनाया और उन्हीं के इर्द गिर्द इनकी रचनाएं ज़्यादातर घूमते रही हैं। आपके पहले उपन्यास मैला आंचल ने रातों रात आपकी ख्याति को शीर्ष पर पहुंचा दिया। इनका जो पहला आंचलिक उपन्यास था मैला आंचल, इसने रातों रात आपकी ख्याति को शीर्ष पर पहुंचा दिया और एक प्रमुख साहित्यकार के रूप में स्थापित कर दिया है। इस उपन्यास पर आपको पद्मश्री पुरस्कार भी मिला है। इसी उपन्यास के कारण आपको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। यह आप प्रसिद्ध साहित्यकार के साथ साथ एक सच्चे देशभक्त भी रहे हैं और भारत छोड़ो आंदोलन में आपने गांधी जी के आह्वान पर सक्रिय सहयोग प्रदान किया है। अर्थात एक साहित्यकार तो थे, एक व्यक्ति भी बहुत अच्छे थे और देश प्रेम भी थे और भारत छोड़ो आंदोलन में गांधी जी के आह्वान पर इन्होंने मतलब सक्रिय रूप से भाग लिया था। आपके सम्मान में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया है, जो इस बात को प्रकट करता है कि हिंदी साहित्य में आपका श्रेष्ठतम स्थान है और आपकी जो रचना है वो हिंदी साहित्य की अमूल धरोहर के रूप में यहाँ पर हैं। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा, परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी होगा और यदि अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिएगा ताकि आने वाले वीडियो आपको सहजता से प्राप्त हो जाएं और अपने अन्य मित्रों को भी सेंड करिएगा ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। धन्यवाद।